वेलकम ऑल अगेन वंस टू माय वेरी स्पेशल शो जिसका नाम है कारोबार। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे वेरी स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है तारिक इमाम साहब। वेरी वेलकम। तो हमने लास्ट टाइम बात किया था फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में। उन्होंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से हमें गाइड किया था और हमारे व्यूअर्स को बताया था कि कैसे हम अपने पैसे बचाएं और आगे का फ्यूचर सिक्योर करें। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज़ कि हम आगे कंपनीज़ कैसे फॉर्म कर सकते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है और डॉक्यूमेंटेशन के पर्पसेस क्या है। जिसको बिजनेसमैन बनना है वो आज का एपिसोड ज़रूर देखें। सो तारिक सर, आप कैसे हैं? ठीक है। लास्ट वीक हमने बात किया था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के जी, बारे में और आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज़ के बारे में, जी जो हाँ, कि प्राइवेट और पार्टनरशिप फर्म जो होते हैं हम जी हाँ, उनके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो लास्ट वीक हमें बिल्कुल ही धमाकेदार न्यूज़ मिली है, जो क्रिप्टो करेंसी क्रैश हुआ है, जी। आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जी, देखिए क्रिप्टो करेंसीज़ में एक बहुत बड़ा क्रैश आया है। ये ये जो 2 क्रिप्टो करेंसीज़ थे टेरा लूना और एक यूएसडी कॉइन, जी। ये लोग एक्चुअली ये गारंटी दे रहे थे कि ये लोग डॉलर के साथ रहेंगे, कभी कम नहीं होगा। जी। मतलब ये एज़ इफ़ आप सॉफ्ट कॉपी में डॉलर मेंटेन कर रहे हैं, आपके डॉलर खरीद के रखें। तो जी। जो लोगों को रिस्क नहीं लेना है, तो वैसे लोग वो करेंसी लेके रखे थे कि हमारे को ज़्यादा गेन भी नहीं चाहिए, ज़्यादा इंक्रीज़ भी नहीं चाहिए, मगर हमें गिरना गिरना भी नहीं है। तो आप उसको बैकअप बाय उतने नंबर ऑफ डॉलर्स रख के आप वो डॉलर करेंसी निकालिए। तो उस तरीके से निकाले थे वो लोग। मगर इतना ज़्यादा लोगों ने सडनली क्या किया कि हमारे डॉलर्स वापस दे दो, आपकी ये क्रिप्टो ले लो। उस तरीके से कंपनी को अप्रोच करते ही पूरा क्रैश हो गया। और क्रैश भी इतना ज़्यादा हुआ कि कोई अगर 500 करोड़ रुपए डाला हुआ है, तो उसके आज 500 रुपए भी नहीं बाकी रहे। ओह। लिटरली मतलब पूरे 500 करोड़ डूब गया। अब एक कई हज़ार करोड़ रुपए का क्रिप्टो बिलियनर था, जिन लोग को जो बोलते हैं कि क्रिप्टो में जो लोग कमाते हैं करोड़ हज़ारों करोड़ रुपए, उनको क्रिप्टो बिलियनर बोलते हैं। तो क्रिप्टो बिलियनर था, उसने ट्वीट किया कि अब मैं पूरा फखाटिया हो गया हूँ, पूरा ज़ीरो हो गया हूँ, दिवाला जी। आउट हो गया है मेरा। सिर्फ $2200 ही बाकी है मेरे पास और पूरा ज़ीरो हो चुका हूँ मैं बाकी का। मतलब मेरे हज़ारों करोड़ के जो मेरी मालियत बन गई थी, वो सारी मालियत ज़ीरो हो गई है सिर्फ 2 दिन के अंदर। ओके। 2 दिन में इतना बड़ा क्रैश है, तो ये एक गैर मामूली क्रैश है। और लोग क्या हो रहा है कि आप देखिए, अब सोचेंगे आप कि भाई इतना गिर गया, अब ले लो। जी। जो आदमी 500 करोड़ गिरा था, अब तो 500 रुपये में मिल रहा है वो। तो भाई वो 500 का भी ज़ीरो हो सकता है, जी। या ये भी हो सकता है कि 500 का आपका फिर एक 50 लाख हो जाए या 5000 हो जाए। क्योंकि इतना जब गिरा है तो वापस थोड़ा बाउंस हुआ, तो आपको बाउंस में भी कमा सकते हैं। मगर ये सब स्पेकुलेशन है। ओके। मतलब ये आप चांस लेना है, आपके वो पैसे जो भी आप डालेंगे, 5 लाख डालेंगे, 10 लाख डालेंगे, कि चाहे ये डबल हो जाए, ये ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो आप ये देखना है कि ये पैसे मैं वेस्ट कर सकती हूँ क्या। ये ओके। मतलब ये मेरे मेहनत के जो पैसे हैं, अगर ज़ीरो हो गए तो पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप वैसे चीज़ में चांस ले सकते हैं कि भाई इतना जब गिरा है तो और क्या गिरेगा। अब देखिए, हम पहले भी 10 इयर्स पहले दूसरे बूम आए थे, 15 इयर्स 20 इयर्स पहले दूसरे बूम आए थे। तो ये बूम के बाद जब गिरता है, ये बबल के जैसा बनता है, इसको बबल्स बोलते हैं। जी। तो ये बूम के बाद कोई भी प्राइस, स्टॉक मार्केट्स के बूम आए थे, हर्षद मेहता के टाइम पे बूम आया था, जब ये गिरना शुरू हुए तो 100 का 25 रुपये हो गया। अब लोग बोले और क्या कम होगा, तो 25 का और आधा हो गया, 12 रुपये हो गया। ओह। फिर लोग बोले अभी क्या कम होगा, 100 रुपये का 12 रुपये, अभी क्या कम होगा। वो 100 रुपये का 12 का जाके फिर 6 रुपये हो गया। तो अब लोग बोले अब तो ले लेना, 100 का 6 रुपये हो गया, वो जाके 60 पैसे हो गया, ओह। और फाइनली वो ज़ीरो हो गया। तो वो ओके। बिका ही नहीं। तो अब कोई 5 लाख डाला तो उसके ज़ीरो हो गए फाइनली। ओके। कोई 1 करोड़ डाला, उसके भी ज़ीरो हुए, 5 लाख डाला, उसके भी ज़ीरो हो गए। मतलब आप ये देखना कि वो पर्टिकुलर चीज़ जिसमें आप डाल रहे हैं, उसके कुछ बिहाइंड, उसके पीछे कुछ वैल्यू है क्या। जी। इवन क्रिप्टोज़ में भी क्या है, इनके पीछे कुछ वैल्यू होती है बास क्रिप्टोज़ में। तो वो कितनी इंटरेस्टिंग उनकी वैल्यू है और उसका कल के दिन कितना रियलाइजेशन हो सकता है, जी। उस तरीके से देख के आप फिर उसके बाद में भी, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि सडनली इतना ज़्यादा अप और डाउन हो रहा है, आपके पास ऐसे पैसे होना जो डिस्पोजेबल है। जी। आप जो है उसको
छोड़ दे सकते हैं, भाई गया जाने दो। तो वैसे पैसे आप डाल के क्रिप्टो में रख सकते हैं। अब देखिए, अब यंगस्टर्स ज़्यादा क्रिप्टो में ही कर रहे हैं, क्रिप्टो के अंदर। तो उनको भी ये है कि भाई आप जब आपकी एज में इतने पैसे आप डाल रहे हैं, अगर यही पैसे आप सेफ मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट्स में डालें और एक प्रॉपरली 15%, 18%, 20% कंपाउंडिंग हो रही है, उस तरीके के उसमें डाल रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जब आप बड़े होके बूढ़े होने आएंगे, रिटायरमेंट के आएंगे, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ सकते हैं। तो आप वो देखिए, इसके आपके पैसों की सेफ्टी भी देखिए। देखिए, अब आपको जिम्मेदारियां नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, पैसे आपके पास डिस्पोजेबल है, मगर वो पैसे अगर आपके चले जाते हैं तो करस्पॉन्डिंगली आपको 25 साल के बाद क्या इफ़ेक्ट होता है, वो पैसे जो आपके लॉस हो रहे हैं ओके। उसका 25 साल के बाद आपको इन्वेस्टमेंट वाइज आपका कितना पैसा रहता था और आप नहीं है, जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा हमने लास्ट टाइम भी देखा कि अगर 1 लाख रुपए आप आज लूज़ करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपए लूज़ करना। ओके, राइट। तो तो ये उस जो तरीके मार्केट क्रैश हुआ है सर, जी, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी है हमारे यंगस्टर्स के लिए कि अभी ये कॉइन्स खरीद सकते हैं? देखिए अपॉर्चुनिटी भी है और थ्रेट भी है। जी। जैसा हम बोल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि कभी ऐसा होता है कि रिवर्स बाउंस भी होता है। ओके। जो चीज़ उसकी कुछ वैल्यू थी, जी। मगर अब ये एक सडन उसमें उन्हें गिर गया, तो फिर वापस वो वैल्यू रिकवर भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि गिरा, अच्छी चीज़ भी गिर सकती है। जैसा आप देखिए 2000 में .com का एक बबल बस्ट हुआ था। जी। जो भी कंपनीज पहले बबल जो बना, जो भी कंपनी अपना नाम .com लगा लिए, तो उनके वैल्यूएशन, उनकी प्राइस एकदम बढ़ती चली गई। जैसा क्रिप्टो में बढ़ रही थी, जी। उसी तरीके से .com के बढ़ रहे थे। उसमें एक स्टॉक अमेजोन भी था। ओके। अमेजोन जब लिस्टिंग आई, वो गया, बढ़ते चला गया अमेजोन भी, तो ये $150 गया, $150 गया। उसके बाद से जब सब गिरना शुरू हुए तो अमेजोन भी गिरा दिए। अमेजोन जैसे अच्छे स्टॉक को भी गिरा दिए ये लोग, तो वो 150 का जाके $6 का हो गया। ओके। तो अगर कोई वो टाइम पे अमेजोन जैसा क्रिप्टो उठा ले आज के ज़माने में, जी। अब जब समझिए, जब अगर मैं अमेजोन ले लेता हुँ। तो आज अमेजोन 5-6 हज़ार तक भी गया था। ओके। अब फिर 3,000 के करीब में आके डॉलर में, तो 5-6 हज़ार डॉलर में तो आपको 4-5 लाख रुपए का एक एक शेयर हो एक जाएगा। शेयर। तो जी। 6 हज़ार होता है, आपका 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पैसे। जी। जी। तो उस तरीके से अगर जो बिहाइंड अच्छी वैल्यू की चीज़ है, वैसी चीज़ अगर ऐसे फॉल में मिल रही है, जी। तो डेफिनेटली आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। जी। मगर ये गारंटी हो कि आपको लॉन्ग टर्म में वो चीज़ वापस पलट के आएगी। जी। ऐसा भी मत करिए कि सब कुछ उसमें लगा दें। जी। जी। डिस्पोजेबल चीज़ जो आप लूज़ कर सकते हैं, सिर्फ वो चीज़ लगाएं। जी। और अब हमारे एज के जो लोग हैं, जो वी कैन नॉट, मतलब हम वेट नहीं कर सकते कि भाई 20 साल के बाद हम जिंदा रहेंगे, 50 साल के बाद जिंदा रहेंगे। हुँ। मतलब आप यंगस्टर्स, आप लोग कर सकते हैं कि भाई आप लोग जो है आज डालिए, 20 साल के बाद आपको कुछ रिटर्न आ रहा है, 25 साल के बाद रिटर्न आ रहा है, तो वैसे चीज़ में आप डाल सकते हैं। तो जी। एज के हिसाब से भी देखिए कि आप, अगर आपकी एज ज़्यादा है, तब बहुत लॉन्ग टर्म के भाई उतने साल के बाद ही मेरा रिटर्न में, इन्वेस्टमेंट में कुछ रिटर्न दिखना शुरू होगा, जी। तो उस तरीके की चीज़ में मत डालिए। अब देखिए, क्रिप्टो ऐसी चीज़ है कि आप क्रिप्टो को समझना पड़ता है। ऐसे ही बिना समझे कि भाई अरे ये है, वो अच्छा बहुत गिर गया ना, उसको ले लो, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे उसकी वैल्यू क्या है, उसके पीछे उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसको बैकिंग एसेट्स क्या है। जी। देखिए, क्रिप्टो में भी जो है एसेट्स बैकिंग भी हो रही है, कुछ बिजनेसेस की भी बैकिंग हो रही है। तो उस तरीके से यूनिट्स की तरह उसको डिवाइड किया जा रहा है क्रिप्टो को भी। जी। तो देखना पड़ेगा आपको किस तरीके के एसेट्स हैं। अब कई जो है फ़ोटोज़ भी, एनएफटी में फ़ोटोज़ भी बिकना शुरू है। बंदर की फ़ोटो बिक रही है, चिंपैंजी की फ़ोटो कई करोड़ों में बिक रही है। तो ओके। उसकी आप डेफिनेटली जो है वो फॉल होगा। जी। भाई बंदर की फ़ोटो आप कब तक, कितना कितने करोड़ की, वो बंदर जिंदा ला के रख ले सकते हैं आप। जी। तो कुत्ते की फ़ोटो है, तो जी। कुत्ते की फ़ोटो चल रही, तो जी। उसको कुछ कलर्स कर दे के ये करके चला रहे हैं। या फिर जो है कई डिजिटल आर्ट्स भी है, जो जी। रियल डिजिटल आर्ट्स है। अब जैसा आर्ट भी है, आप अगर एक पेंटिंग लेते हैं, जी। तो आप एक गली का पेंटर की पेंटिंग ले लिए, अगर वो कल के दिन MF हुसैन बन गया, जी। तो आपकी लॉटरी लगे। जी। मगर वो गली का पेंटर गली का ही रह जाएगा। हुँ। देखिए 1 करोड़ पेंटर्स भी गली के हैं, तो गली में पेंटर गली का ही रहेगा, अननोन पेंटर रह जाएगा, तो वो जी। कभी बढ़ेगा नहीं।
तो आपको वैसे पेंटर का पोटेंशियल पहचानना आना हुँ, चाहिए कि हुँ, भाई ये बंदा पोटेंशियल है, आज मैं उसके पेंटिंग में इन्वेस्ट करता हूँ, तो 20 साल के बाद जब ये बंदा अच्छा है, फेमस हो जाएगा, तो उसकी पेंटिंग करोड़ों में हो जाएगी, एक एक पेंटिंग, तो मेरी पेंटिंग भी हो सकती है। तो ये सब स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ओके। उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज पे डिपेंड करके ले सकते हैं। आप हुँ, जब तक स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, आप रैशली डिसाइड कर रहे हैं, हाँ भाई ये क्या दिख रहा है, अच्छा ये 5 नामों में सबसे ज़्यादा सबसे सस्ता ही नहीं दिख रहा है ना, ये ले लेंगे, ऐसा नहीं करना है। जी। तो ये लास्ट वीक जो क्रिप्टो क्रैश हुआ था, ये हमारे व्यूअर्स और पूरे ऑडियंस के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और थ्रेट भी, जैसा जी कि हाँ। तारिक जी ने कहा है। तो आप डिसाइड कीजिए और देखकर खरीदिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की जी बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। जी तो हमारे फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज में एज एन इंडिविजुअल हम देख सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं जी और सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं। जी हाँ, प्राइवेट प्राइवेट रहता लिमिटेड। है, प्राइवेट लिमिटेड। तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है सर, और उसके डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स कैसे होते हैं? अब देखिए, आप पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप प्रोप्राइटरशिप में जा रहे हैं या प्राइवेट लिमिटेड में जा रहे हैं या फिर पार्टनरशिप में जा रहे हैं। जी। तो अगर आप एक से ज़्यादा लोग हैं, तो आपको पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड ले सकते हैं। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे, पहले समझिए प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में आपको पहले एक कंपनी का नाम डिसाइड करना पड़ेगा। जी। फिर नाम में कई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। नाम में आपको ये इशू आ रहा है कि ऑलरेडी कई नाम रजिस्टर्ड है, जी। तो फिर ये लोग वो नाम नहीं देंगे। तो अब इनके पास ऑल इंडिया, पूरे इंडिया का डेटाबेस है जो वेबसाइट पे है। जी। आप नेम चेक, गूगल में जाके कंपनी नेम चेक मारिए, तो उसमें आपको नेम चेक का वो पेज आ जाएगा। वहाँ पे आप नेम, आप जो चाह रहे हैं वो नेम डालिए, फिर वो डाल के चेक सर्च मारिए। अगर ऑलरेडी नाम सेम आ रहा है, तो वो लोग कभी देंगे ही नहीं, ओके। नाम वो सेम नहीं देंगे। फिर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के साइट पे जाना पड़ेगा, आईआईपी इंडिया के। वहाँ पे जाकर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी साइट के ऊपर भी वो नाम डालना पड़ेगा। डाल के अगर वहाँ पे भी कुछ ट्रेडमार्क या पेटेंट रजिस्टर्ड है, तो फिर आपको वो लोग वो भी वही नेम, क्योंकि आपकी कंपनी में अवेलेबल होने के बावजूद भी वो लोग नहीं देंगे। जी। तो उसके लिए आपको वर्क अराउंड क्या है कि जी है, अगर आप वैसा कोई कंपनी का नाम आप ले रहे हैं जो पेटेंट नहीं है, ऑलरेडी ट्रेडमार्क नहीं है, मगर कंपनी में रजिस्टर ऑफ कंपनीज के लिस्ट में आ रहा है, ओके। समझिए ABC बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी है, तो आप ABC कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ले सकते हैं, ओके। या ABC वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ले सकते हैं। अगर वो नहीं है, तो सेकंड नेम आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके। तो आप फर्स्ट नेम आप ABC रख सकते हैं, रख के ABC वेंचर्स या ABC डेवलपर्स उस तरीके से रख सकते हैं, ABC बिल्डर्स नहीं रख सकते। जी। अगर आप सोचिए कि नहीं, मैं एक वर्ड और ऐड कर देता हूँ, ABC बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो वो भी आप नहीं ले सकते हैं। देखिए क्या होता है, ABC बिल्डर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जब दो नाम मैच होते हैं कंप्यूटर आपको ब्लॉक कर देता है। ओके। तो आपको एक ही नाम मैच रख के दूसरा नाम आपको चेंज करना ही पड़ेगा। दो नाम मैचिंग उसके अंदर रख के थर्ड नाम आप ऐड ही नहीं कर सकते। तो ओके। उस तरीके से कर सकते हैं। और एक क्या है कि अगर आप नेम ट्रेडमार्क में ऑलरेडी है, तो फिर आपको फर्स्ट नेम चेंज करना ही होगा। आप सेकंड नेम कुछ रोटेट करके नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेडमार्क है तो लोग काफ़ी सीरियसली रिजेक्ट कर रहे हैं कि भाई ओके। आपको ट्रेडमार्क वाले का नाम आपको नहीं देंगे। देखिए, रिलायंस ट्रेडमार्क रिलायंस वाले के पास है, विप्रो का ट्रेडमार्क विप्रो वाले के पास है। अब आप विप्रो का नाम यूज़ करके दूसरा नाम नहीं डाल सकते हैं। उस तरीके से अगर बड़े कंपनीज है जिनके नाम आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो ऑलरेडी लोग ब्लॉक कर देंगे। ओके। सो सिंस डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत ज़्यादा जी ट्रेंड पे है, तो डिजिटल सिग्नेचर भी हमारे कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता जी है। तो मैं उसके बारे में आपसे पूछना जी चाहूँगी। देखिए, कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे आपको क्या होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करना होता है। तो एक फॉर्म में आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपलोड करते हैं। ये फॉर्म को हम साइन करना होता है। तो साइन के लिए अब ऐसा कर रहे हैं कि आपको ऐसा फिजिकल साइन करके स्कैन करने को साइन साइन नहीं मान रहे लोग। ये लोग क्या हो रहे हैं कि आप डिजिटली एक साइन अटैच करिए, तो ये ख़रीदना पड़ रहा है, परचेस करना पड़ रहा है डिजिटल सिग्नेचर। तो ये आपके पैन के साथ, आधार के साथ अटैच हो जाएगी। पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको साथ लगाना पड़ेगा, आपकी फ़ोटोज़ देनी पड़ेगी, और एक
सेल्फी मोड में वीडियो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड पकड़ के वीडियो वेरिफिकेशन तब आपको एक डिजिटल सिग्नेचर अलॉट होगी। और ये सिग्नेचर आप सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं ओके। भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन साइन करना है तो आप वो डिजिटल सिग्नेचर से साइन करते हैं। ये डिजिटल सिग्नेचर ये नहीं है कि आप उसको पेपर पे साइन करके स्कैन कर रहे हैं, उसको डिजिटल सिग्नेचर नहीं कहते हैं। जी। ये जो पर्टिकुलर कोड आता है, ये एक पेन ड्राइव टाइप के छोटे डिवाइस में उसको अंदर लॉक कर देते हैं। वो हमेशा वही डिवाइस में रहेगा और इसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, डिपेंडिंग आप जो क्या फ़ीस पे करें उसके हिसाब से आपको मिल जाएगी। उसके कई वेंडर्स हैं, प्राइवेट वेंडर्स को भी इन्होंने ऑथराइजेशन दिया है। ओके। तो वहाँ से आप डिजिटल सिग्नेचर लेके जब कंपनी रजिस्टर करते हैं, आपको कंपलसरी डिजिटल सिग्नेचर सारे डायरेक्टर्स को लेनी पड़ेगी। ओके। जी, तो ये प्राइवेट कंपनी के एडवांटेजेस क्या होते हैं? हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वो क्यों ओपन करे एक प्राइवेट कंपनी? जी देखिए, प्राइवेट लिमिटेड का सबसे बड़ा एडवांटेज लिमिटेड लायबिलिटी है। उसके नाम में ही लिमिटेड है। जी। मतलब ये जो है आपकी जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब आप कल के दिन कोई नुकसान हो गया, आपको भरपाई करनी है, तो आप अपने पर्सनल एसेट्स, आपका घर बेच के देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो बिज़नेस में पैसे डाले थे, आप जो कंपनी में पैसे ट्रांसफ़र किए थे, सिर्फ वो पैसे डूबेंगे। आपके पर्सनल एसेट्स, आपकी गाड़ी, आपका घर के जायदाद जो भी है, वो आपका पर्सनल बैंक बैलेंस, वो अफेक्ट नहीं होगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है प्राइवेट लिमिटेड में, क्योंकि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। कल के दिन कुछ भी बड़ी लायबिलिटी इसमें आ गई, कोई कोर्ट केस डाल दिया कोई बिजनेस के मामले में, तो आप वो सिर्फ कंपनी के हद तक ही रहेगा। जी। प्राइवेट शेयर होल्डर्स को उसकी लायबिलिटी नहीं आएगी। जैसे कि एडवांटेज एक आप एग्जांपल ले लिया, आप रिलायंस के दूसरे अनिल अंबानी ग्रुप के कोई भी कंपनीज खरीद लें, कंपनी के शेयर्स खरीदे थे होंगे, अब वहाँ पे दिवाला आउट हो गया, ओके। तो आपके घर से आके आप घर बेच के दियो बोल के वो लोग नहीं बोलते हैं आपको। तो इसी तरीके से रहता है, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है एज ए शेयर होल्डर। ओके। तो ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ है, आप जी बोल रहे हैं कि पर्सनल चीज़ें अटैच नहीं हो सकती, जो कि जी बहुत बड़ा एडवांटेज है जी लोगों हाँ। के लिए ओपन करने के लिए। तो इसमें बैंक लोन की गारंटीज़ क्या होते हैं? जी देखिए, बैंक लोन में क्या हो रहा है, आप प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप करते हैं और स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन लेते हैं। जी। स्टार्टअप इंडिया की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जो हम लोग रेगुलरली करा के दे रहे हैं लोगों को। तो ये आप स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन लिए बाद में आपको लोन्स बहुत आसानी से मिलते हैं। ओके। स्टार्टअप इंडिया के इनिशिएटिव में आपको काफ़ी गवर्नमेंट बैंक्स को प्रमोट कर रही है कि गवर्नमेंट के आप दो लोन्स, आप जो है हम उस उनको इंटरेस्ट सब्सिडाइज करेंगे, हम जो है आपको लोन्स में भी पूरा रिपेमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ आपको माफ़ भी करेंगे। और लेडी एंटरप्रेन्योर्स अगर है, लेडीज़ अगर स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, तो गवर्नमेंट ज़्यादा प्रमोट कर रही है लेडीज़ को। ओके। तो अगर आप लेडीज़, आपका बिजनेस में मेजर शेयर होल्डर, मेजर मैनेजिंग डायरेक्टर कोई लेडीज़ हैं, तो आपको और आसानी से स्टार्टअप इंडिया में आपको लोन मिल सकता है। जी। तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते ही स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करिए। स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करने से पहले आपको मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एमएसएमई में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये दोनों रजिस्ट्रेशंस करके आप कोई भी बैंक अप्रोच कर सकते हैं। ओके। आपको कम इंटरेस्ट में आसानी से बड़े लोन्स मिल सकते हैं। जी। तो सर जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी हाँ। तो अगर किसी चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। जी हाँ। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के डिसएडवांटेज क्या है? जी देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक बड़ा डिसएडवांटेज तो आज हो रहा है, वो है कि आपको कंपलसरी रजिस्टर करते वक्त ये पीएफ और ईएसआई, प्रोविडेंट फंड और ईएसआई, वो भी रजिस्टर हो जा रहा है। ओके। वेबसाइट जो है अलाउ नहीं कर रही है, बिना प्रोविडेंट फंड और ईएसआई रजिस्ट्रेशन के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं कर रही है। अब देखिए, प्रोविडेंट फंड ऐसा होता है कि आपको 20 एम्प्लॉयज़ हुए जब तक आपको ज़रूरत नहीं है नॉर्मली। ईएसआई में भी आपको 10 एम्प्लॉयज़ हुए जब तक आपको ज़रूरत नहीं है, छोटे फर्म्स को वो छूट दी गई है। अगर अब जैसा आप प्राइवेट लिमिटेड कर दिए हैं और आप रजिस्टर हो गए, फिर आपको उसके फॉर्म्स डालने की ज़रूरत पड़ जाएगी। आप करें जो है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका पीएफ डिडक्ट करना पड़ेगा। अब एम्प्लॉय बोलेगा सर एक दो एम्प्लॉयज़ की कंपनी में भी आप मेरा पीएफ डिडक्ट कर देंगे,
तो मेरे को घर पे खाने के लिए क्या मिलेगा। ओके। हालांकि उसके उसके नाम पे जमा होते हैं, मगर ये छोटे कंपनीज के एम्प्लॉयज़ क्या होता है कि अब भाई उनको टेक होम इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ओके। गरीब एम्प्लॉयज़ होते हैं। हम्म। और फिर एम्प्लॉयर भी क्योंकि स्टार्टअप है, उन्हें स्टार्टिंग कर रहा है, तो उसको भी पीएफ अपनी तरफ से डालना पड़ेगा 12%। तो वो भी उसको 12 पड़ना शुरू होता है। ओके। और एक क्या है कि आप देखिए, प्राइवेट लिमिटेड आप कंपनी करते हैं तो आपको एवरी ईयर रजिस्टर ऑफ कंपनीज में आपको रिटर्न सबमिट करना है। ओके। फिर आपका डायरेक्टर का केवाईसी कराना है एवरी ईयर। फिर कंपनी का एक DPT-3 करके रिटर्न होता है कि आप कोई लाइबिलिटीज़ तो नहीं है उसमें, कोई लोन्स तो नहीं लिए, कोई एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो इसमें पेपर वर्क बढ़ जाता है। ओके। तो और पेपर वर्क बढ़ने से क्या होता है, पेपर वर्क की कॉस्ट भी बढ़ती है। जब आपके एक छोटे स्टार्टअप है, आपको ये पेपर वर्क कराना है CA के पास जाके, एवरी मंथ आपको PF का रिटर्न, ESI का रिटर्न, ये सारे रिटर्न्स डालने पड़ेंगे। तो आप कोई भी रिटर्न सबमिट करने वाला भी आपसे पैसे चार्ज करेगा। जबकि आपको अभी आप स्टार्टअप है, आप खुद ही एक मतलब जस्ट एम्प्लॉयमेंट छोड़ के आप कोशिश कर रहे हैं, जी। ये आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगी। जी। तो ये एक्स्ट्रा पेपर वर्क, एक्स्ट्रा कॉस्ट एक बहुत बड़ी अड़चन बन सकती है कल के दिन आपको प्राइवेट लिमिटेड के उसमें। जी। तारिक इमाम साहब, हम सबको बताइए कि प्राइवेट लिमिटेड फर्म जो होता जी है, हाँ। कंपनी, क्या वो प्राइवेट लोन्स ले सकते हैं? जी देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिर्फ डायरेक्टर से लोन ले सकती है और किसी और से लोन ही नहीं ले सकती है। आप बैंक का लोन ले सकती है, मगर प्राइवेट बंदे से लोन नहीं ले सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि देखिए, DPT-3 जो रिटर्न है, इसमें लोग ये डिक्लेयर करो रहे हैं एवरी ईयर कि आप किसी प्राइवेट लेकिन बंदे से लोन लिए हैं क्या। अगर कोई भी प्राइवेट जने से लिए हैं तो आपको बहुत लंबा प्रोसीजर है वो, जो आप फॉलो भी नहीं कर सकते कभी भी एक एज ए स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो वो सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, बार में एडवर्टाइजमेंट्स देने पड़ेंगे। वो मतलब लाखों का प्रोसीजर है वो खर्चे का। तो ओके। आप वो कर ही नहीं सकते। तो अब आप एक प्राइवेट लोन ले लिए हैं, तो फिर आपको पेनल्टी के हकदार हो जाएंगे आप कल के दिन। ओके। तो आप देखिए क्या होता है कई बार कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके खुद के पैसे नहीं होते हैं, आंटी के पैसे ले लिए, अंकल के पैसे लिए, किसी के लिए, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो लोग भी लोन की तरह दिए आपको हेल्प करने के लिए। जी। तो वो कंपनी में आप आंटी का चेक नहीं डाल सकते। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं मेरे आंटी से मैं लोन ले लेता हूँ, हैंड लोन्स। मैं हैंड लोन लेके फिर मैं एज डायरेक्टर डाल दूंगा कंपनी में, वो भी अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट ने वो भी क्लोज कर दिया है। ये ओके। रीज़न क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड जो है ऑलरेडी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी थी ये। तो लिमिटेड लाइबिलिटी में हो रहा ये था कि लोग पैसे जमा कर ले रहे हैं, इंडिविजुअल लोगों से लोन ले ले रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं, और उनके पर्सनल पे कोई लाइबिलिटी नहीं आ रही है, क्योंकि यह तो कंपनी का लाइबिलिटी थी। तो उस तरीके से जो प्राइवेट लोन देने वाला है वो ठगे जा रहा था, उसको नुकसान हो रहा था। तो उसके लिए ये रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कंप्लीटली लोन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बंद कर दिए। अच्छा। तो क्या तारिक इमाम साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या फॉरेनर यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर सकते हैं हमारे कंट्री में? जी हाँ, देखिए आप कुछ बिजनेसेस हैं जो अलाउड नहीं है फॉरेनर्स के लिए, जैसा कि एग्रीकल्चर करना। ओके। तो वो बिजनेसेस को छोड़कर आप दूसरे जो बिजनेसेस हैं, जो ओपन कैटेगरी के बिजनेसेस हैं, वो ओपन कैटेगरी के बिजनेसेस में आप एज ए फॉरेनर इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकते हैं। और एज ए फॉरेनर आप प्रोप्राइटरशिप नहीं खोल सकते, एज ए फॉरेनर आप पार्टनरशिप भी नहीं खोल सकते हैं। ओके। तो एज ए फॉरेनर आपको सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही खोलनी होगी, और उसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं आपकी प्राइवेट लिमिटेड में। वहाँ से फिर आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे कर सकते हैं। तो आप कुछ सेक्टर्स के नाम बताएंगे जो हम प्राइवेट लिमिटेड ओपन कर सकते हैं एज अ फॉरेनर? जी देखिए, आप जो पॉपुलर सेक्टर्स है, आप लीजिए रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट एज अ बिजनेस, इसका डेफिनेशन अलग अलग है। आप रियल एस्टेट फ्लिपिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब खरीद रहे बेच रहे, वो बिजनेस आप नहीं कर सकते। ओके। अलबत्ता आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जैसा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं आप, या कोई बड़ा मॉल बना रहे हैं, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, या कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, ये चीज़ें आप अलाउड है एज अ फॉरेनर, आप कंपनी यहाँ खोल कर उसके थ्रू कर सकते हैं।
फिर एग्रीकल्चर का है, आप एग्रीकल्चर प्लांटेशन यो नहीं कर सकते हैं, मगर आप जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जब जो एग्रीकल्चर अलाउड, मतलब आप शुगर केन ग्रो नहीं कर सकते, तो शुगर केन एक बार निकल के बाद में उसका आप गन्ने का रस बना सकते हैं, मतलब एक मानो ओके। तो फूड प्रोसेसिंग में आप जा सकते हैं, नो जी। प्रॉब्लम। वह उस तरीके से आपको जनरल सॉफ्टवेयर का फुल 100% अलाउड है। आप बैक ऑफिस ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं, फुल 100% फॉरेनर्स अलाउड है ओके। इसमें। तो नॉर्मली सॉफ्टवेयर कंपनीज यहाँ पे काफ़ी खोलते हैं, तो उसमें पूरे फॉरेनर्स 100% अलाउड है शेयर होल्डिंग। ऐसा लोगों का वो रहता है कि भाई नहीं कोई इंडियन शेयर होल्डर होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है, फॉरेनर्स कर सकते हैं। एक ही रेस्ट्रिक्शन क्या है कि फॉरेनर्स एक डायरेक्टर इंडिया का लो करके कहते हैं, वो भी इंडियन लोकल होना ज़रूरी नहीं है, मगर वो इंडिया में रहना चाहिए, साल के 6 महीने से ज़्यादा वो इंडिया में रहना चाहिए, मोर देन 180 डेज इंडिया में रहना चाहिए। एक फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उस दौरान में मोर देन 180 डेज एक डायरेक्टर एटलीस्ट इंडिया में रहना चाहिए, वो ओके। एक रिक्वायरमेंट इंडिया का है। ओके। तो क्या पेपर वर्क ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली फॉरेनर्स के और लोकल्स के? जी हाँ, फॉरेन कंपनी के पेपर वर्क डेफिनेटली ज़्यादा होता है, क्योंकि एक बार जब वो लोग पैसे वहाँ से यहाँ पर मंगाते हैं, तो आप क्या करते हैं वो लोग कि उसको इक्विटी शेयर्स अंडर ऑटोमेटिक रूट करके करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक रूट में इन्वेस्टमेंट अलाउड है। मगर उसके बाद में आपको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का एक प्रोसेस होता है कि आप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करें, पैसे लाए बाद में इन्फॉर्म करें, उनसे एक यूनिक नंबर लें आपका, फिर जो है आप उस वहाँ पे रजिस्टर करें, और वो फिर कौन कौन फॉरेन शेयर होल्डर्स है वो सारी रिपोर्ट करें आप, और उसके बाद में फिर एवरी ईयर आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक रिटर्न डालना पड़ेगा अप्रैल में। ओके। डाल के आपको 31 मार्च तक क्या क्या आपकी एक्टिविटी, एफएलए रिटर्न बोलते हैं उसको, एफएलए रिटर्न एवरी ईयर डालना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा वर्क आपको लगेगा फॉरेन के इन्वेस्टर्स के लिए। ओके। तो जैसे कि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, बैंक लोन्स के बारे में हमने बात करी, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एज एन इन्वेस्टर माई सेल्फ, जी कैन आई गिव अ कैश हैंड लोन टू एज एन इन्वेस्टमेंट इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? देखिए, आप प्राइवेट लिमिटेड में कैश नहीं दे सकते हैं, इवन हैंड लोन भी नहीं दे सकते हैं ना आप, और आपका इन्वेस्टमेंट, आपका शेयर कैपिटल भी कैश पे नहीं डाल सकते आप, आपको चेक से ही डालना पड़ेगा। मैक्सिमम कैश लाइफ लॉन्ग लिमिट अलाउड सिर्फ 20,000 रुपये है, लाइफ ओके। लॉन्ग लिमिट। जी हाँ, उसके बाद हैंड लोन, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भाई हैंड लोन ले लिया ऐसा बता लो, ये गलत है कॉन्सेप्ट। इवन इंडिविजुअल, एक आपसे मेरे को भी अगर पैसे आ रहे हैं एज अ हैंड लोन, तो मैक्सिमम 20,000 की ही लाइफ लॉन्ग लिमिट है, बाकी का सब चेक से ही आना चाहिए। चेक भी वो भी अकाउंट पे ही क्रॉस चेक होना चाहिए, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होना, या फिर जो है आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, या गूगल पे, जो भी, मतलब कैश करेंसी ट्रांजैक्शन नहीं होना है, आप अकाउंट बट टू आपने अकाउंट ट्रांसफ़र। लास्ट वीक इसके बारे में जिक्र किया था, जी जहाँ जी पे आपने बोला था कि अप टू 2 लाख आप कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो वो क्या चीज़ के जी, बारे में था? देखिए ये 2 लाख हैंड लोन की लिमिट नहीं है, ये 2 लाख जो है आप सेल जब कर रहे हैं, कोई आप माल बेच रहे हैं, कोई चेयर बेच रहे हैं या टेबल बेच रहे हैं, अब ये टेबल 25,000 का है, 40,000 का है, तो आप ये 2 लाख तक का आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये टेबल 2.5 लाख का है तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, आप सिर्फ 2 लाख तक ही कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बाकी का आपको चेक से लेना पड़ेगा। सेल एंड परचेज। जी हाँ, तो परचेज नहीं, सिर्फ सेल में आपको 2 लाख का लिमिट है। ओके। परचेज में आपको फिर अगर आप परचेज करने जाते हैं एज ए कंपनी, तो परचेज में आपको सिर्फ 10,000 रुपीज़ की लिमिट है। लाइफ लॉन्ग। जी, लाइफ लॉन्ग नहीं, पर डे, पर पर डे। आइटम। जी हाँ, पर ओके। आइटम पर डे 10,000 की लिमिट है। ओके। सेल जब कर रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है, जी। सेल कर रहे हैं, कोई कस्टमर आके खरीद रहा है, तो जब 10,000 नहीं, जब 2 लाख तक आप ले सकते हैं। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा डिस्कशन जारी रहेगा तारिक इमाम जी के साथ। वेलकम बैक वंस अगेन ब्रेक के बाद। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्लोज करना चाहे तो उसके प्रोसीजर क्या होंगे? देखिए, पहले बहुत टफ प्रोसीजर्स थे, वो प्रोसीजर्स अभी भी इन लाइन है, जैसा कि आपको बैंक से जाके बैंक से अप्रूवल, क्लोजिंग का, बैंक अकाउंट क्लोज करे बाद से कोर्ट से जाके आपको अप्रूवल लाना पड़ता था कि आप ये कंपनी क्लोज कर रहे हैं, कंपनी का दिवाला आउट हो गया है या वॉटेवर। अब ये लोग क्या किए हैं कि एक फास्ट ट्रैक स्कीम लाए, इसमें ऐसा है कि अगर आपकी कंपनी कोई ऑपरेशंस नहीं है 2 इयर्स में, तो आप ये कर सकते हैं कि इसको क्लोजिंग के लिए डाल सकते हैं, मगर आपकी बैलेंस शीट ज़ीरो होनी चाहिए उसके लिए। ओके। मतलब आपकी बैलेंस शीट, मतलब आप लेना या देना किसी को ना रखें,
ओके, आप किसी सप्लायर्स को बाकी है और आप कंपनी क्लोज कर देना चाह रहे हैं, वो सप्लायर को डुबा देना चाह रहे हैं, वो नहीं होगा। ओके, फिर आपको क्लोज करने गए तो वो लोग बोलेंगे आपके ये सब बैलेंस शीट में आपके ये सप्लायर की बाकी है, आप वो सप्लायर से नो ड्यू सर्टिफिकेट लाइए या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाइए। एनओसी। जी हाँ, तो वैसा एनओसी जो होता है वो मांगेंगे वो लोग। तो ओके, उसी लिए आप वो लोग क्या करते हैं कि आप पहले बैलेंस शीट को आपकी नील कर लें, आप जिसको देना है उसको दे दें, जिससे आना है वो पैसे आ गए, वो वैसा क्लोज करें। उसके बाद में आप कंपनी को डेड रखें मोर देन 1 ईयर, तो उसके बाद से आप क्लोज कर सकते हैं। ओके। थैंक यू तारिक जी। तो ये था हमारा डिस्कशन हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में, जी फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज। अब हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म्स। जी हाँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या प्रोसीजर है पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करने के लिए, एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? जी, देखिए पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करने के लिए प्रोसीजर काफ़ी इजी है व्हेन कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इसमें होता क्या है कि आपको 500 रुपये के स्टैम्प पेपर्स लेने होंगे, उसके ऊपर एक पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करनी होगी कि आप दोनों पार्टनर्स आप अपना अपना नाम डाल दिए और ये बता रहे हैं कि भाई हम ये पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं आज के डेट में, हमारी कंपनी का ये नाम है, हम ये टाइप ऑफ बिजनेस करते हैं, ये सारा आपको देना पड़ेगा। और फिर इसके अंदर ये भी देना कि कौन मैनेजिंग पार्टनर है, ये मैनेजिंग पार्टनर के क्या ड्यूटीज़ हैं, दूसरे पार्टनर उनके क्या ड्यूटीज़ हैं, और कौन कौन वर्किंग पार्टनर्स है, वर्किंग पार्टनर्स क्या रेम्यूनरेशन लेंगे, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनरशिप डीड में आ जाएगी। कल के दिन कोई पार्टनर का डेथ हो गया, देहांत हो गया, तो कैसा होगा आगे, फर्म कैसे चलेगी या क्लोज हो जाएगी, ये सारी चीज़ें आप वो फर्म में लिखना पड़ेगा कि भाई ओके, आप लीगल हेयर्स को लेके कर सकते हैं क्या। ओके, अगर आप वो फर्म जब पार्टनरशिप बनाते हैं उसको केयरफुली अगर आप ड्राफ्ट कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम्स कल के दिन नहीं आएंगे। ओके, तो आपका ड्राफ्टिंग ऑफ पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके बाद में फिर इसको पार्टनरशिप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये आप रजिस्टर ऑफ फर्म्स बोल के आता है, वहाँ जाकर आप रजिस्टर करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। रजिस्टर हो गए बाद से आप जो है पैन कार्ड के लिए डालिए, बैंक अकाउंट खोल लीजिए, फिर आप बिज़नेस चालू कर सकते हैं। देखिए एक बड़ा जो एडवांटेज है कि इसके आसानी ऑफ ओपनिंग जो प्राइवेट लिमिटेड के मुकाबले में आसानी है इसकी। ओके। तो ये जैसे कि हमने अभी आपसे सुना है प्राइवेट लिमिटेड में हमारे पर्सनल प्रॉपर्टीज़ अटैच नहीं होते हैं, तो क्या ये सिमिलर है पार्टनरशिप फर्म में? नहीं, पार्टनरशिप फर्म में ऐसा होता है कि आपके पर्सनल लाइबिलिटी, मतलब कंपनी की जो ये लाइबिलिटी है, जो भी उधारी है, वो आपके पर्सनल एसेट्स भी बेच के रिकवर कर ली जा सकती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी आपकी। जी, आप समझे, मैं 95% शेयर होल्डर हूँ, आप 5% के शेयर होल्डर हैं, माइनर है। जी, मगर अब जब लाइबिलिटी आ गई, जब वसूली का टाइम आ गया, पर पैसे वसूल करने वाला सारे के सारे पैसे भी आप 5% वाले से ले सकता है। ओके, अगर मेरा 95% वाला हाथ उठा दिया कि भाई मेरा दिवाला आउट हो गया, तो सारे पैसे 5% वाले से भी ले सकता है। आप ओके, ये मत रखिए कि भाई 100 रुपये में से मुझे सिर्फ 5 रुपये ही भरना है मेरे जेब से, ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि इंडिविजुअली भी लायबिलिटी 100% हो जाती है, ओके, तो सारे के सारे पैसे छोटे पार्टनर से भी वसूल कर सकते हैं अगर उसके पास पैसे हैं तो। ओके, तो पर्सनल आपका घर बिक के भी जाएंगे, आपके पर्सनल बैंक के भी पैसे चले जाएंगे, आपके अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है या कुछ पेंशन आता है वो अटैच हो जाएगा, तो सारे इश्यूज हो सकते हैं, आपकी पर्सनल एसेट्स भी अटैच हो सकते हैं अगर आपने पार्टनरशिप फर्म जी, में। आपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में कुछ अभी जी हाँ। डिस्कस किया, तो क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के साथ-साथ एक पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकते हो? नहीं, पार्टनरशिप फर्म अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का स्ट्रिक्ट रूल है कि वो लोग कोई दूसरा बिजनेस नहीं करना है। ओके, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कभी भी पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप कभी भी अपना नाम ना दें, कभी भी ना दें। अगर मालूम हो गया, अगर कहीं भी, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, ऑनलाइन पता चल जाता है, तो मालूम हो गया तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपका पेंशन प्रॉब्लम में आ जाएगा, आपका जॉब प्रॉब्लम में आ जाएगा। जी, तो ये कभी भी ना करें, बहुत अच्छा सवाल है। कभी भी आप जो है उसमें अपना नाम ना दें कोई भी। समझे अक्सर होता है कि बच्चा कोई कंपनी फर्म स्टार्ट कर रहा है, चलो फादर का भी नाम डालें, फादर गवर्नमेंट में है, वो फादर एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं है मगर चुप नाम दे दिए, ओके, वो भी बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। ओके।
तो ये पार्टनरशिप फर्म जो रहता है, क्या जी ये ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस कर सकते हैं? जी हाँ। देखिए, पार्टनरशिप फर्म आपको एक स्टेट में आप रजिस्टर कर लेंगे, मगर आप जब बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो ये आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बिज़नेस कर सकते हैं इससे। क्योंकि आपका कैसा रहेगा कि परचेज़ सेल जो भी आप करते हैं, वो कहीं से भी इंडिया से आप परचेज़ कर सकते हैं, कहीं भी इंडिया में आप सेल कर सकते हैं। जैसे कि अब आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, आप जहाँ पार्टनरशिप फर्म आपने ये सिटी में बना लिया, समझे हैदराबाद में बना लिया है, जी। तो आपको हैदराबाद से आप ऑनलाइन आप कहीं भी यूपी में सेल कर सकते हैं, कहीं जी। भी आप दिल्ली में सेल कर सकते हैं, या परचेजिंग भी आप दिल्ली से माल पहुँचा पूरा ऑल ओवर इंडिया आप से बिजनेस कर सकते हैं, कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे आपने बोला कि किसी ने अपने डैड का नाम रख दिया एज़ अ पार्टनर और जी पार्टनरशिप हाँ। फर्म खोल दिया, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जो कि माइनर्स होते हैं हमारे घर जी पे, जी। आपने जैसे बोला कि डैड गवर्नमेंट ऑफिसर है तो जी उनका हाँ। नाम नहीं रख सकते हैं, इन जी हाँ। स्पाइट क्या हम माइनर के नाम ऐड कर सकते हैं एज़ अ पार्टनरशिप फर्म? जी, देखिए, पार्टनरशिप फर्म में बेसिक तो 2 पार्टनर्स बड़े होना चाहिए, ओके। मेजर बड़े तो 18 ईयर से ज़्यादा रहने चाहिए। ओके। उसके अलावा थर्ड पार्टनर आप माइनर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, उनका नाम भी इंक्लूड कर सकते हैं, मगर माइनर में एक लचक ये रहेगी, एक इशू रहेगा कि माइनर को आप प्रॉफिट्स में हिस्सेदार बना सकते हैं, लॉसेस में हिस्सेदार नहीं बना सकते। समझिए, दो जनों के बीच में पार्टनरशिप हो गई है और एक थर्ड को माइनर को इंक्लूड किए हैं, तो माइनर को आपने 20% शेयर दे दिया, तो 20% प्रॉफिट में शेयर रहेगा, वो लॉसेस में वो उसको कोई शेयर नहीं रहेगा, 20% लॉस का शेयर नहीं रहेगा, ओके। सिर्फ प्रॉफिट का रहेगा। लॉस का शेयर फिर पार्टनर्स में ही डिवाइड करना पड़ेगा। ओके। तारिक साहब, पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे तरीके के पार्टनर्स होते हैं। जी हाँ। फॉर एग्जांपल एक्टिव पार्टनर, कुछ जी हाँ। स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं जी जो हाँ। कि सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं और एक्टिवली उसमें जी हाँ। पार्टिसिपेट नहीं करते। जी हाँ। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि उनका डेफिनेशन क्या है और वो किस तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में? जी, देखिए, स्लीपिंग पार्टनर ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई देखिए, पूरा मेरा ही चलेगा, आप कुछ नहीं बोलना है बिजनेस में, बीच में आप दखल नहीं देना है, आप डिसीजन पैसे मेकिंग डाल में। सकते हैं, हाँ, डिसीजन मेकिंग मेरी सारी रहेगी। तो उस वो टाइम पे आप एडवाइजेबल ये है कि जो दूसरा पार्टनर है उसको आप स्लीपिंग पार्टनर करके डिफाइन कर दें, ताकि कल के दिन झगड़ा ना हो कि भाई वो भी बीच में आके इन्वॉल्व होने जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप उसको पहले बोलिए, देखिए आप ये स्लीपिंग पार्टनर है, आपका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ प्रॉफिट बांटने में रहेगा, बाकी का जो रनिंग रहेगी कंपनी की वो मैं ही करूँगा, मेरे उसमें ही रहेगा। तो उस तरीके का आप पहले ही डिसीजन लेके पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करते हो, डीड जब बनती है तभी आप उसको डिफाइन कर सकते ओके। तो एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर के अलावा भी कोई पार्टनर्स होते हैं हैं। पार्टनरशिप फर्म जी, में? देखिए, ये माइनर पार्टनर रहेगा, ओके। और जो है मैनेजिंग पार्टनर बोलते हैं। मैनेजिंग पार्टनर उसके पास सारे पावर्स रहते हैं, मैनेजिंग पार्टनर के ओके। पास वो बैंक अकाउंट में भी वो इंडिविजुअली साइन करके भी कुछ निकालना है निकाल सकता है। ओके। और आप पहले ही डिसाइड भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म में डिसाइड कर सकते हैं कि देखिए, मैनेजिंग पार्टनर साइन करता तो है, मगर पैसे ना निकले, आप एक और एक एडिशनल पार्टनर की भी साइन लेना ज़रूरी है। तो ओके। जब जो है आपके बैंक से पैसे नहीं निकलेंगे, जब तक दोनों पार्टनर साइन नहीं करेंगे चेकबुक पे, तो आप ओके। वैसा कंट्रोल्स रख सकते हैं पार्टनरशिप फर्म जब बनाते हैं। तो जी। आप फर्म के टाइम पे ही, बनाने के टाइम पे ही, के देखिए 4 पार्टनर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्टनर है, आप ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर दोनों साइन करना होगा, या फिर आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट पार्टनर तो करना ही करना है, ये 3 पार्टनर में से कोई एक भी पार्टनर साइन कर दिया तो आपका चेक पास हो सकता चलेगा। है, ओके। वैसा भी आप रख सकते हैं। ओके। या फिर जो है चारों में से कोई भी साइन कर दिया तो भी चलेगा, या ओके। फिर चारों मिलके ही साइन करना है, वो भी आप तो आप किस तरीके से कॉम्बिनेशन आप पूरे सेट कर सकते हैं। ओके। तो ये था हमारा डेफिनेशन अबाउट पार्टनरशिप फर्म और उसका रजिस्ट्रेशन, जी, उसका क्रिएशन। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और दोनों में से एडवांटेज किस में है? देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एडवांटेज ये है कि आपको लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। जी। पार्टनरशिप का एडवांटेज ये है कि ये आसानी रहेगी, अब मगर लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड हो जाएगी, मतलब जितनी सारी पर्सनल एसेट्स भी अटैच हो जाएंगे पार्टनरशिप फॉर्म में। प्राइवेट तो ये मेजर डिफरेंस ये दोनों का ये रहेगा। दूसरा, टैक्सेशन में भी आपको डिफरेंस रहेगा। पार्टनरशिप में आपको पार्टनर का रेम्यूनरेशन माइनस करने का अलाउड है। ओके। पहले आप प्रॉफिट जितना आ गया उसमें से पार्टनर के सैलरियाँ निकाल दिए बाद जो बचता है, जी। उसके लिमिट्स डिफाइन किए गए हैं,
वो लिमिट्स के अंदर जितना पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स की सैलरी निकाल दिए बाद में जो बचता है उस पर टैक्स लगेगा। ओके। मगर टैक्स का परसेंटेज ज़्यादा 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस लगेगा आपको। ओके। और प्राइवेट लिमिटेड में आपको डायरेक्टर्स की सैलरी की तरह निकालना पड़ेगा, रेम्यूनरेशन नहीं निकाल सकते हैं, डायरेक्टर की सैलरी बल्कि निकाल सकते हैं आप। और प्राइवेट लिमिटेड में आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो टैक्स परसेंटेज होता है वो कम रहेगा, वो 25% ही टैक्स परसेंटेज रहेगा। ओके। तो मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ जी कि पार्टनरशिप फर्म के क्लोजिंग प्रोसीजर्स। जी, देखिए पार्टनरशिप फर्म के क्लोजिंग प्रोसीजर्स काफ़ी टफ हैं अभी भी, क्योंकि लोग क्या होता है फर्म तो खोल लेते हैं, बिजनेस भी करते हैं, मगर सप्लायर को बाकी रख के बंद करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को टैक्स बाकी रख के क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं लोग। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इन लोगों का प्रोसीजर बहुत टफ कर दिया है कि क्या कि आप एक डिसोल्यूशन डीड बनाना पड़ेगा, बना के फिर आपको डिक्लेरेशन एफिडेविट के साथ में आपको गवर्नमेंट में सबमिट करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट डालेगी न्यूज़पेपर्स में, या आप खुद एडवर्टाइजमेंट डाल के वो एडवर्टाइजमेंट्स के प्रूफ कि हमने ये न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाला कि फर्म क्लोज हो रही है करके, ये 2 न्यूज़पेपर्स में डाल के वो प्रूफ के साथ आप सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में भी गवर्नमेंट क्या कर दिया, ऑफिशियल गैजेट में फिर वो लोग पब्लिश करेंगे कि ये फर्म क्लोज हो रही है, आपको कुछ इशू है, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। तो वो लोग इंटरनली भी थोड़ा टाइम देते हैं कि पे कोई अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो दे शुड अप्रोच, ओके। उसके बाद में जाके लोग क्लोज करते हैं। ओके। तो मैं आपसे ये और जानना चाहती हूँ कि जी फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म जी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और हैव यू एवर कम अक्रॉस एनी एग्जांपल जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं और अच्छा रन कर रहे हैं? जी, देखिए ऐसा होता है, लोग जो है पार्टनरशिप फर्म बिना रजिस्टर के भी चलाते हैं। मतलब ओके। एक पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं 500 रुपये के पेपर पे, और उसको रजिस्टर बिना किए के चलाते हैं। इसमें आपको पैन कार्ड भी आ जाएगा बिना रजिस्ट्रेशन के। ओके। आप फर्म पार्टनरशिप की अगर कॉपी भिजा देंगे तो पैन कार्ड भी आ जाएगा, ओके। बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा। मगर ये मेन प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप कोर्ट केस के लिए जाते हैं तो उसमें क्या है, आपके ऊपर कोई भी, आपकी फर्म पे कोई भी केस डाल सकता है, मगर आपकी फर्म किसी के ऊपर केस नहीं डाल सकती। आप समझे, कोई आपको पैसे बाकी है, कोई किसी ने चेक बाउंस कर दिया आपकी फर्म पे, तो वो आप उसको वसूली के लिए गवर्नमेंट में जाके चेक, आप कोर्ट केस नहीं डाल सकते कोर्ट में जाके। जी। तो वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। आप बिजनेस कर रहे हैं, कल के दिन आपको ये ओपन होना चाहिए कि भाई जी। मैं कोर्ट की मदद ले सकूं, ओके। वो चीज़ आपकी मदद हट जाएगी। फिर इवन पार्टनर्स में आपस में झगड़ा हो गया, अनरजिस्टर्ड फर्म है, तो आप कोर्ट में दाखिल, आपकी पर्ची दाखिल ही नहीं होगी, ओके। तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके। तो हमने बात करी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में और पार्टनरशिप फर्म के बारे में, उसे ओपन कैसे किया जा सकता है, कैसे रजिस्टर किया जा सकता है, और क्लोजिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं। जी मैं आपसे अब पूछने वाली हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप जी के बारे में, इंडिविजुअल बिजनेस, सोल जी बिजनेस। तो आप वो कैसे ओपन कर सकते हो? जी, देखिए सोल प्रोप्राइटर पहले तो क्या होता था कि लोग कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं पूछते थे। आप सिर्फ एक लेटर हेड बना लिए और रबर स्टैम्प बनाइए और बैंक अकाउंट खुल जाता था। ओके। अब क्या हो गया, कई लोग फ्रॉड करना शुरू कर दिया उसकी वजह से, ये डम्मी कंपनीज खोल ले रहे हैं, कुछ भी लेटर हेड छाप के खोल ले रहे हैं। तो बैंक्स क्या किया, उनके केवाईसी नॉर्म बोल के फिक्स कर दिए हैं। तो केवाईसी नॉर्म के अंडर में वो लोग कम से कम 2 सर्टिफिकेट्स पूछ रहे हैं कि भाई आपको 2 कोई भी बैंक गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में आप रजिस्टर करें, करके आप वो सर्टिफिकेट सबमिट करना है। तो एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अथॉरिटी की लेके और एक सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी ले सकते हैं कि ये फलाना कंपनी फ्लोट की गई है, ये रजिस्ट्रेशन है उनका। तो अब ये रजिस्ट्रेशन, कौन से रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, आप देखिए लेबर डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं आप, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट का, या ओके। फिर बल्दिया का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं आप, या फिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं आप। तो ये रजिस्ट्रेशन लेके, ये रजिस्ट्रेशन के बेस पे आप सबमिट कर सकते हैं। मगर सबसे इजी जो होता है, मतलब वो है शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट और लेबर का, लोग वो ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि लेबर उसमें क्या है, लाइसेंस। हाँ लेबर लाइसेंस, क्योंकि इसमें क्या है, आपको फ्यूचर में ज़्यादा कंप्लायंस के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ज़्यादा जो है फॉर्म सबमिट करो, रिटर्न सबमिट करो, वो प्रॉब्लम्स कम आते हैं लेबर लाइसेंस में। तो लेबर लाइसेंस और एक सीए का सर्टिफिकेट लेके आप बैंक में आपकी कंपनी के नाम पे करंट अकाउंट खोल सकते हैं। ओपन कर और एक सकते बार हैं। आपका कंपनी में करंट अकाउंट ओपन हो गया तो आप फिर अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। अलबत्ता जब आप रिटर्न सबमिट, टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं,
तो आपके पर्सनल टैक्स रिटर्न के साथ अटैच होगा प्रोप्राइटरशिप, ओके। और पर्सनल टैक्स रिटर्न में ही उसको ऐड किया जाएगा। तो समझिए आपकी सैलरी इनकम पहले से है, उसमें आपकी ये बिजनेस इनकम भी एक्स्ट्रा अटैच हो जाएगी ओके। अगर प्रोप्राइटरशिप है। जी, तो जैसे कि हमने पिछले पार्टनरशिप में बात करी थी कि आप अगर पार्टनरशिप में पार्टनर बनते हो तो आप कोई और गवर्नमेंट जॉब या दूसरे जॉब नहीं कर जी हाँ, सकते हैं, जी हाँ। तो क्या सिमिलर ये सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होता जी है? हाँ, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट का बिजनेस सर्वेंट। अलबत्ता अगर प्राइवेट सर्वेंट है, अगर आपके एम्प्लॉयर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप डेफिनेटली साइड में एक साइड बिजनेस की तरह कर सकते हैं। ओके। अगर समझिए कि आपको ये है कि भाई एम्प्लॉयर को इशू आ सकता है, तो फिर आप अपने नाम पे ना करें। ओके, तो जी आपने जैसे लेबर लाइसेंस के बारे में बात किया था, जी तो हाँ। उसमें मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आप कितना ऐड कर सकते हो? देखिए, मिनिमम आपको एटलीस्ट 1 एम्प्लॉय तो भी बताना पड़ेगा, कि अब 0 एम्प्लॉयज़ बता के लेना मुश्किल है, 1 एम्प्लॉय एटलीस्ट बता के आप कर सकते हैं। तो तो सोल प्रोप्राइटरशिप तो सिर्फ इंडिविजुअली खोलता है, तो जी हाँ, उसमें ज़ीरो क्यों नहीं कर सकते हम? देखिए लेबर डिपार्टमेंट को जब आप जा रहे हैं, तो आप एक लेबर आपके पास है करके ही आप रजिस्टर कर रहे हैं। हुँ। तो मेरे पास लेबर नहीं है मगर मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, वो ज़रा तो वो वो लोग सोल ज़रा डाइजेस्ट है। प्रोप्राइटरशिप में कैसे ऐड होता है, वो मैं समझना चाह रही हूँ। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप एक फॉर्म ऑफ कंपनी है, जी। मगर वो फॉर्म ऑफ कंपनी के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ओके। हम क्या कर रहे हैं कि एक वाया मीडिया निकाल रहे हैं कि भाई आप शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट में लेबर डिपार्टमेंट में जाके एक लेबर तो भी बता के रजिस्टर कर लीजिए। ओके। नहीं, आप ज़ीरो लेबर बताना चाह रहे हैं तो फिर आप जीएसटी में ले लीजिए, ओके। या फिर जो है आप बल्दिया में जाके ले लीजिए ओके। रजिस्ट्रेशन। ओके। तो ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा आपको, ट्रेड लाइसेंस लेके भी आप कर सकते हैं। ओके, तो तारिक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप जी हाँ। कंपैरेटिवली पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कैसे डिफरेंस है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ईजी होता है, प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप से बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसमें क्या होता है कि आप जब पेमेंट्स किसी को कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, तो टैक्स डिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है टीडीएस की। फर्स्ट 1 करोड़ जब तक आपका बिजनेस नहीं हुआ, तो स्मॉल ट्रेडर में आते हैं आप, तो स्मॉल ट्रेडर में आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। ओके। दूसरा ये होता है कि आप एक परसेंटेज स्कीम भी बहुत ईजीली अडॉप्ट कर सकते हैं कि भाई जो 6% चेक से ट्रांजैक्शन करते हैं आप, तो 6% प्रॉफिट बता दीजिए, आपको कोई क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछेंगे गवर्नमेंट वाले। ओके। उतने आपके एक्सपेंडिचर अगर 6% रखे, बाकी के 94% आप एक्सपेंडिचर बता दिए, तो वो ओके। लोग बिल्स वोचर्स नहीं पूछेंगे। ओके। वो एडवांटेज बहुत बड़ा रहता है। तो और एक क्या रहता है कि अब अगर आप समझिए बैंक लोन के लिए जा रहे हैं, तो आपकी इनकम होनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड है, आपकी 5 लाख की इनकम है, ओके। तो आपको 1,25,000 तक टैक्स आ जाएगा। ओके। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, आपकी 5 लाख इनकम है, तो 1.5 लाख तक टैक्स आ जाएगा। ओके। आप इंडिविजुअल प्रोप्राइटर है और आप 5 लाख इनकम बता रहे हैं, तो आपको ज़ीरो टैक्स रहेगा। ओके। तो अब आप ज़ीरो टैक्स में 5 लाख की इनकम बता के बैंक को आप अप्रोच कर सकते हैं कि भाई मेरी 5 लाख की इनकम है, ओके। और इसमें आप मेरे को इतना लोन दीजिए, या इतना आप मॉर्टगेज में करा तो मॉर्टगेज का लोन दिए, या फिर कुछ लोन की हेल्प करिए। अलबत्ता स्टार्टअप में ये रिकॉग्नाइज नहीं है। ओके, आपने बोला प्रोप्राइटरशिप में 5 लाख तक टैक्स नहीं है। टैक्स अगर वो इनकम 5 लाख 1 रुपीज़ हो गया तो? अगर वो इनकम 5 लाख 1 रुपी होता है, तो और आप कुछ डिडक्शंस नहीं बता सकते, समझिए, जो फिर एलआईसी वगैरह के डिडक्शंस बता के आप कम कर सकते हैं। ओके। मगर अगर आप डिडक्शंस नहीं है, आपके कुछ भी नहीं है, और सब डिडक्शन बताए बाद में 5 लाख से एक्सीड हो रहा है, तो 5 लाख 1 रुपी होते ही आपको हो जाएगा कि ऑलमोस्ट 12,500 का टैक्स आ जाएगा आपको। ओके। क्योंकि 5 लाख तक ये लोग क्या कहते हैं, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में टैक्स कैलकुलेट हो रहा, मगर आपके ऊपर लेवी नहीं हो रहा। ओके। जैसा आप 5 लाख एक्सीड होते हैं, आप बड़े आदमी हो गए, ओके। आपको 5 लाख 12,500 रुपये टैक्स लग जाएगा जी। अंडर ओल्ड स्कीम। जी। ओके। तो उस तरीके से आपको 5 के जस्ट नीचे अगर आपकी इनकम है तो ज़ीरो टैक्स रहेगा। ओके, थैंक यू तारिक जी। तो ये था हमारा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और बहुत ही अच्छा डिस्कशन आज Thank का फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज़ के बारे में, जो कि इंडिविजुअल सोच रहे हैं आगे की बिजनेस करना और आगे बढ़ना अपने लाइफ में। तो इसमें से मल्टीपल चीज़ें जो हमने डिस्कस जी। करी है, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आप इन सब के बारे में आगे और भी पढ़िए, इसकी जानकारी लीजिए, और जिसमें भी आप अपना हाथ और पैर रखना चाहते हैं तो आप इससे आगे बढ़िए।
थैंक यू।